महाविध्वंस पार्ट 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि ये विध्वंस का ऐसा नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है सीजफायर खत्म होने के बाद, जो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। इजराइल और हमास के बीच विध्वंस जंग का दूसरा दौर कल से शुरू हो चुका है। हमास की ओर से सीजफायर तोड़ने के बाद इजराइल ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कल इजरायली सेना ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस हमले में भारी तबाही की खबर है। उधर हमास भी चुप नहीं बैठा है। गाजा से हमास ने इजरायली शहर पर कई रॉकेट दागे हैं, जिसमें कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजराइल ने गाजा में बफर जोन बनाने का प्लान भी बना लिया है। उधर इजराइल ने कतर में बैठे हमास के टॉप लीडरशिप को वहां से निकालने के लिए कतर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कतर में भी हानिया समेत हमास के लीडर शरण लिए हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, कतर में बंद हो सकता है हमास का ठिकाना। कतर पर हमास से संबंध तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका डाल रहा है कतर पर, दोहा पर दबाव। हानिया समेत हमास के नेता कतर में इस वक्त मौजूद हैं। और आइए अब समझते हैं कि कतर पर कैसे हमास की वजह से दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ संभव है। तो आइए डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। कतर से बेदखल होगा हमास क्या? खास बात क्या है, हमास चीफ समेत संगठन के कई बड़े नेता कतर में ही रहते हैं, दोहा में ही रहते हैं। और जो 7 अक्टूबर का हमला किया था हमास ने, इसके बाद अमेरिका ने कतर से हमास को हटाने के लिए कह दिया है। इजराइल ने आने वाले समय में कतर से निपटने की बात भी कही है। कतर के लिए अब चुनौती क्या है, ये भी आपको बताते हैं। बंधकों का मामला निपटते ही कतर पर और दबाव बढ़ेगा कि आप एक्शन लीजिए। कतर में हमास लीडरशिप ने 2012 में कतर में अपना ठिकाना बना लिया था। सीरिया में सिविल वॉर की वजह से ऐसा किया गया था। अब कतर की रणनीति आगे क्या होगी? प्रॉक्सी हथियारबंद संगठनों के जरिए दुश्मन पड़ोसियों को परेशान करना, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कतर की, कि प्रॉक्सी हथियारबंद संगठनों के जरिए दबाव बनाया जाए। जिस तरह का हमास ने एक्शन लिया, वैसे प्रॉक्सी संगठन भी एक्शन ले सकते हैं। और आइए अब समझते हैं कि जो हमास इजराइल जैसे देश को चुनौती दे रहा है, उसके मुखिया की हालत इस वक्त दरअसल कैसी होती दिख रही है। आपको बता दें कि अब क्या करेगा हानिया? बेदखल अमेरिकी इजराइल दबाव में कतर छोड़ना पड़ेगा। ये एक तरह से बड़ा हो सकता है, बेघर हो जाएगा। गाजा वापस गया तो इजराइल से बच नहीं पाएगा, बेबस हो जाएगा। सीरिया की ओर दोबारा गया तो मारे जाने का भी डर है हानिया के। अब 3 बड़े सवाल क्या है, ये भी देख लीजिए। क्या हमास चीफ इजराइल के चक्रव्यूह में फंस चुका है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या हानिया के खात्मे के साथ हमास घुटने टेक देगा? तीसरा बड़ा सवाल, क्या ईरान हमास चीफ की रक्षा के लिए आगे आएगा, हमास चीफ को बचाने के लिए? हमास से निपटने के बड़े इजरायली प्लान का खुलासा हुआ है। गाजा में बफर जोन बनाना चाहता है इजराइल। इजराइल ने कई अरब देशों को दी जानकारी। भविष्य में हमास के हमले रोकने के लिए इजराइल का प्लान तैयार हो रहा है। और आइए अब देखते हैं कि इजराइल की पूरी योजना क्या है और इस दिशा में कितना आगे बढ़ चुका है इजराइल। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं हमास के खिलाफ किस तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। इजरायली प्लान ये है कि गाजा सीमा पर बफर जोन बनाया गया है, जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसकी लोकेशन ये है कि गाजा की सीमा पर फिलिस्तीनी इलाके होंगे। और वजह क्या है? भविष्य में हमले न कर पाएगा हमास, ये हिमाकत नहीं कर पाएगा। इजरायली पहल हुई है, मिस्र, जॉर्डन, यूएई समेत कई देशों को जानकारी दी गई है। सऊदी अरब को भी इस बारे में जानकारी दी गई है कि ये बफर जोन बनाया गया है इजराइल की तरफ से। ये पहल खुद इजराइल ने की है। सऊदी अरब को भी, यानी जो अरब देश हैं, उनको साथ में लेकर इजराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है ये बफर जोन बनाने की और हमास पर दबाव बढ़ाने की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हमास की वजह से खत्म हुआ युद्ध विराम। युद्ध विराम के दौरान हमास ने हमले किए हैं, ये ब्लिंकन का कहना है। यरूशलेम में हमास ने हमला किया, ये भी एंटनी ब्लिंकन का कहना है। इजराइल पर रॉकेट दागता रहा हमास। बता दें कि इजरायली पत्रकार अमोस हरेल का बड़ा दावा सामने आया है। बंधकों से टनल में मिला था याया सिनवार ने बंधकों से हिब्रू में बात की थी, हिब्रू भाषा में। हमास का डिप्टी चीफ है सिनवार, इजरायली जेल में सीखा था हिब्रू बोलना।
और एक और बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में इजराइल का विध्वंसक हमला जारी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही मची है। हमास ने भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। तो इजराइल का रौद्र रूप शुरू हो चुका है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, आइए अब आपको ये बताते हैं। 200 हमास के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये है इजराइल का प्लान। जब तभी हम कह रहे हैं महाविध्वंस पार्ट 2 है। उत्तर से दक्षिण गाजा में हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली हमले में 109 की मौत हो गई है। हर 15 मिनट में आईडीएफ का हमला किया जा रहा है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में कई हमले अब तक हो चुके हैं। इजराइल के हमलों में भारी तबाही मच रही है और हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट अब तक दागे हैं। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। इजराइल के तटीय शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हमास इजराइल युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। संघर्ष विराम टूटने के लिए हमास जिम्मेदार है। तो बंधकों की लिस्ट तैयार करने में असफल रहा है हमास, ये कहना है जॉन किर्बी का। अमेरिका ने बड़ा बयान दे दिया है। और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूक्रेन बनेगा पश्चिमी देशों का डंपिंग ग्राउंड। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। केमिकल और रेडियो एक्टिव पदार्थ डंप होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति दफ्तर में हुई मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों के साथ की गई ये मीटिंग, अलेक्जेंडर सोरोस और आंद्रे अर्मक भी इस मीटिंग में शामिल थे। डंपिंग के लिए कंपनियों को अब जमीनें मिलेंगी कि यहां डंप किया जाएगा। पश्चिमी कंपनियां यूक्रेन में बनाएंगी डंपिंग ग्राउंड भी। इसके अलावा जो खबर मिल रही है, यूक्रेन और आसपास के यूरोपीय देशों के लिए अब इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। पहले ही यूक्रेन पूरी तरह से तबाह है और अब कंपनियों को ये आदेश दिया गया है कि वो डंप करेंगे। जो रेडियो एक्टिव और केमिकल है वो पदार्थ डंप होंगे। मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश जो अब तक यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, अब उनका असली मकसद भी सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पश्चिमी देशों में हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दी जा रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऑफिस ने जमीन देने के लिए ऑर्डर जारी किया है। उन जमीनों पर इन देशों की कंपनियां बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। और कारण क्या है? क्योंकि पश्चिमी देशों के नियमों के मुताबिक आप केमिकल या रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो कचरा है वो डिस्पोज अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो उनको डिस्पोज के लिए वो लैंड चाहिए जहां पर कि कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। और उसके लिए यूक्रेन से बेहतर क्या हो सकता है? सोचिए, वो जमीन जो इतनी उपजाऊ है कि तकरीबन आधी दुनिया को गेहूं और दूसरे अनाज पहुंचाती है, वो अब इन पश्चिमी देशों के लिए कचरे के लिए ग्राउंड बनने जा रहा है। तो ये आज यूक्रेन की हकीकत है। वैसे भी अगर देखें आप तो यूक्रेन लैब तो बन ही चुका था हथियारों के लिए और अब डंपिंग ग्राउंड बनाने की तैयारी है। निश्चित तौर पर यूक्रेन के लोगों के लिए और आसपास के यूरोपीय देशों के लिए यह बहुत बड़े खतरे की बात है। लेकिन सोरोस फाउंडेशन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के ऑफिस के बीच हुई मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ है और जमीन देने के लिए आदेश बजाबता जारी हो गया है। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं और बड़ी खबर है मनीष है जो आपने बताई कि किस तरह से अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो दरकिनार कर रहे हैं और इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये फैसला भी लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग के बीच सेना भर्ती पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। सैन्य भर्ती पर पुतिन का नया फरमान, रूसी सेना में नए जवानों की भर्ती हो। 1,70,000 जवानों की भर्ती का आदेश दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग में रूस को भारी नुकसान का यूक्रेनी दावा सामने आया है। एक दिन में 1,300 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है, ये कहना है यूक्रेन का। डोनेट्स्क के अवदीवका में भारी नुकसान का दावा किया गया है। यूक्रेन का रूसी सैनिकों की मौत को लेकर ये बहुत बड़ा दावा है। जंग में अब तक रूस के 3,30,000 जवानों की मौत हो गई है, ये कहना है यूक्रेन का।
और एक और बड़ी खबर मिल रही है, हमास पर हमले का नया वीडियो आया है सामने। दक्षिण गाजा के बेत लाइया में फिर अटैक किया गया। हमास के टनल, रॉकेट लॉन्च पोस्ट तबाह किए गए हैं। आज सुबह से हमले तेज हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले का वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक कई हमले किए गए। हमास के टनल, रॉकेट लॉन्च पोस्ट तबाह कर दिए गए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने COP33 भारत में करने का प्रस्ताव भी रखा है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। COP28 में पीएम ने भारत की मेजबानी में आयोजन का प्रस्ताव भी रखा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की बढ़ती वैश्विक चिंताओं को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी रेखा खींची है। मोदी ने कार्बन उत्सर्जन घटाने पर जोर दिया। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष साइमन स्टेल के साथ उद्घाटन पूर्ण सत्र में शामिल होने वाले मोदी एकमात्र नेता थे। पीएम ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सबके हितों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा भी हुई है। इजरायली राष्ट्रपति ने बंधकों पर भारत से मांगी है मदद। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, और भारत की मदद मांगी गई है इजरायल की ओर से हमास युद्ध को लेकर। जिस वक्त आईडीएफ गाजा पर बम बरसा रही थी, उस वक्त इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग यूएई में थे। COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पीएम मोदी से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस मुलाकात में इजरायल हमास युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान इजरायली राष्ट्रपति ने बंधकों पर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि हमास की कैद से जल्द बंधकों की रिहाई हो सके, इसके लिए मोदी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमलों में लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति के सामने बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद को सुलझाने की बात भी दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने आइजैक हर्जोग से कहा कि गाजा के आम लोगों तक मानवीय मदद पहुंचने का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। करीब 4 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद भारत लौटी अंजू उर्फ फातिमा अचानक गायब हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उससे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद बुधवार को अमृतसर से फ्लाइट पकड़कर वो राजधानी दिल्ली में पहुंची। एयरपोर्ट से निकलने के बाद अंजू ने मीडिया से बात की, लेकिन उसके बाद से अंजू गायब हो गई। अंजू कहां है, किसके साथ है, किसके संपर्क में है, इस बारे में अब तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। अंजू का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। आखिरकार अंजू क्यों बच रही है, अंजू क्यों भागती फिर रही है? इन्हीं सवालों की जवाब की तलाश में TV9 भारतवर्ष की टीम झज्जर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अंजू जब एयरपोर्ट से निकली थी तो वो झज्जर की तरफ निकली थी, जहां अंजू का ससुराल है। गांव वालों का कहना है कि न तो वो अंजू को जानते हैं और न ही वो यहाँ पर आई है। अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी है। बताया जाता है कि वो अपने बच्चों को ले जाने भारत पहुंची है। ऐसे में कोर्ट से बच्चों को ले जाने के लिए उसे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं है। बताया जाता है कि एक देश में कोर्ट जो आदेश करता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी मान्य हो। फिलहाल दीगर बात है कि अंजू है कहाँ। और अब बात मौसम की। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कैसे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अभी भी इलाके में बर्फबारी का सिलसिला जारी है।
जहाँ भी नजर जा रही है बर्फ की चादर बिछी हुई है। भद्रवाह के डोडा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग की पहाड़ियों समेत कई ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी से पहाड़ ढक गए हैं। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ये सीजन की पहली बर्फबारी है। पर्यटक काफी वक्त से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम आए वैष्णो देवी कटरा से थे, कटरा से हम फिर यहाँ पे गली, आई थिंक इसे गिल्ली डंडा टॉप कहते हैं, तो वहीं पे हम बर्फ़ का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बार ही देखी है, अच्छा लग रहा है। उनको भी आने के लिए बोलेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे, अच्छा मज़े लेंगे। और पहाड़ों में सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में और बर्फबारी देखने को मिलेगी। प्रशासन और होटल मालिकों ने पर्यटकों के लिए खास इंतजाम कर लिए हैं। तो सिंस ये अब टूरिस्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे स्नोफॉल का भी काफ़ी रोल रहेगा टूरिस्ट की अट्रैक्शन में यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हम रोड्स क्लियर करवा दें। खासकर इस सीजन में देश विदेश से पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी ये पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होंगे।